Next topic from the cardiothoracic surgeries about the aortic dissection. So first of all is age. एज जो है जैसे जैसे ज़्यादा होती जाएगी एओर्टिक डायसेक्शन का चांस बढ़ जाएगा. इसके अलावा पेशेंट स्मोकर है, हाइपरटेंसिव है, उसको कोई डायबिटीज़ की हिस्ट्री नहीं है, इमरजेंसी में आया और टीयरिंग जो है ना इंटरस्कैपुलर पेन है. इंटरस्कैपुलर मतलब दोनों स्कैपुला के दरमियान में पेन चल रही है उसको, और हम सस्पेक्ट कर रहे हैं उसको हार्ट अटैक है. लेकिन ECG हमने शो की देखी तो उसमें कोई मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की चेंजेस हमें नज़र नहीं आई. ठीक है, उसके कार्डियक एंजाइम ट्रोपोनिन्स भी नॉर्मल है, मतलब उसको हार्ट अटैक नहीं हुआ. ही सेड ही डिड नॉट टेक एनी रूटीन एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन, मतलब उसने अपनी दवाई का ख्याल नहीं रखा ना सिंपली. तो हाइपरटेंशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि एओर्टा फट गया. ठीक है, बीपी उसका देखें कितना ज़्यादा था जब वो आया था. तो उसका बीपी जो 200/120, मतलब बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन. तो अब इस केस में, इस सिनेरियो में आप आयोटिक डायसेक्शन को ज़रूर सोचोगे आफ्टर हार्ट अटैक. सो एओर्टिक डायसेक्शन कब होती है? जब डिफेक्ट हो इंटिमा ऑफ एओर्टा में. इंटिमा जब टूटेगी ना तो ब्लड जो है, वो जो ब्लड वेसल के अंदर फ़्लो कर रहा था, एक लैमिनार फ़्लो था बिल्कुल सीधा, एकदम से उसका इंटिमा रप्चर हुआ तो क्या होगा? सारा ब्लड जो है वो इंटिमा और मीडिया के दरमियान में इकट्ठा हो जाएगा. सो दिस इज़ एओर्टिक डायसेक्शन. और इसके रिज़ल्ट में जो इस तरह से एक फॉल्स पाथवे बन जाता है, फॉल्स ल्यूमन बन जाता है, उसको कहते हैं कि ये अब एओर्टिक डायसेक्शन का रिज़ल्ट है. और ज़्यादातर असेंडिंग एओर्टा में होता है. ये देखें, आपको नज़र आ रहा है इंटिमा रप्चर हुई है, टीयर इन इनर लेयर आया है, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो यहाँ से फ़्लो करता हुआ इंटिमा और मीडिया के दरमियान में आके इकट्ठा हो गया. एक फॉल्स ल्यूमेन उसने बना दिया, एज यू कैन सी हियर. सो दिस इज़ एओर्टिक डायसेक्शन. मोस्ट कॉमनली असेंडिंग एओर्टा में होता है और मेल्स में ज़्यादा होता है. देन आर द रिस्क फैक्टर्स. इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स जो आपने अभी सिनेरियो में भी देखे हैं, उसमें हाइपरटेंशन है और स्मोकिंग है. इसके अलावा मॉर्फन सिंड्रोम बिकॉज ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर क्या हो जाएगा, वो वेसल वीक हो जाएगी. और एथेरोस्क्लेरोसिस की जैसे प्रेगनेंसी में ट्रॉमा और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एओर्टा. पैथोजेनेसिस क्या होती है? सबसे पहले क्या होता है, इंटिमा में टीयर आता है और उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड जो है वो इंटिमा और मीडिया के दरमियान में इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से एक फॉल्स ल्यूमन बन जाता है, जैसे मैंने आपको पिक्चर में दिखाया उसी तरह. और ज़्यादातर कहाँ पे होता है? असेंडिंग एओर्टा में. कहाँ पे होता है? अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर डिस्टल टू एओर्टिक वॉल. तो ये आपने MCQ के लिए याद रखना है कि कौन सी इंपॉर्टेंट साइट है जहाँ पे जो है ना डायसेक्शन होती है. यूजुअली दैट इज़ असेंडिंग एओर्टा, 2 to 3 सेंटीमीटर डिस्टल टू एओर्टिक वॉल. एओर्टिक वॉल के थोड़ा सा ऊपर करके ना असेंडिंग एओर्टा में ये हो जाता है. और अब क्या होगा, डायसेक्शन जब होगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी डिस्टली, मतलब आगे जाती जाएगी, आर्च ऑफ एओर्टा को इन्वॉल्व करेगी. फिर आगे असेंडिंग एओर्टा को डिसेंडिंग एओर्टा को इन्वॉल्व कर लेगी. या फिर ये पीछे भी आ सकती है, मतलब कि एओर्टिक आर्च जो है उससे पहले वाले, मतलब कि जो असेंडिंग एओर्टा है उसके पीछे. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन इसकी जो होती है वो हमारी होती है डिबेकिस सिस्टम के मुताबिक और स्टैनफोर्ड सिस्टम के मुताबिक. ठीक है, डिबेकिस सिस्टम जो होता है वो उसको 3 टाइप्स में डिवाइड करता है, और जो स्टैनफोर्ड है वो उसको टाइप A और टाइप B में डिवाइड करता है. ठीक है, तो इसकी हम पिक्चर के थ्रू देखते हैं. आपकी बुक में ये पिक्चर दी हुई है. दिस इज़ ऑफ द डिबेकिस क्लासिफिकेशन एंड स्टैनफोर्ड क्लासिफिकेशन. डिबेकिस में टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 है. ठीक है, टाइप 1 में आप देखें तो सबसे पहले वाली जो पिक्चर आपको दिखाई जा रही है उसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, जो एनोरिज्म बना, जो डायसेक्शन हुई हुई है जिसमें से ब्लड सारा बाहर आ रहा है, वो देखें सारा कुछ इन्वॉल्व हुआ हुआ है. मतलब कि इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जो है टीयर कहाँ आता है, असेंडिंग एओर्टा में, और फिर वो आगे की तरफ कहाँ जाता है, एक्सटेंड करता है डिस्टल टू द आर्च. तो ये क्या होगा, टाइप 1. ठीक है, कि असेंडिंग एओर्टा में शुरू हुआ था और आगे बढ़ता जा रहा था, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे डिस्टली जो है वो प्रोपेगेट किया. दिस इज़ टाइप 1. टाइप 2 में क्या होगा कि वो असेंडिंग एओर्टा में ही रहेगा, आगे भी नहीं जाएगा और पीछे भी नहीं जाएगा, मतलब उधर ही रहेगा. ठीक है, बहुत मासूम सा है टाइप 2 वाला. टाइप 3 में क्या होगा कि वो शुरू ही डिसेंडिंग एओर्टा से होगा और फिर आगे की तरफ जाएगा. ठीक है, डिसेंडिंग एओर्टा से शुरू हुआ और आगे गया, इसमें असेंडिंग एओर्टा इन्वॉल्व नहीं होता. तो टाइप 1 में देखें सारा कुछ हुआ हुआ है, और टाइप 2 में सिर्फ असेंडिंग है, और टाइप 3 में डिसेंडिंग है और फिर उधर से डिस्टली आगे की तरफ जा रहा है. ठीक है, स्टैनफोर्ड जो है ना वो थोड़ा सा ना इनको कर देता है कि आसान कर देता है, कहते हैं ज़्यादातर सिंपल कर देता है, और ज़्यादातर हम स्टैनफोर्ड सिस्टम ही यूज़ करते हैं.
तो स्टैनफोर्ड सिस्टम कहता है कि टाइप ए में क्या होगा। टाइप ए में एज यू कैन सी ये टाइप ए है और ये टाइप बी है। स्टैनफोर्ड ये कहता है टाइप ए में क्या है, बस वो वाली डायसेक्शन जिसमें असेंडिंग एओर्टा इन्वॉल्व हो रहा है, दिस इज़ टाइप ए। ठीक है, जो कि मोस्ट कॉमनली यही होता है असेंडिंग एओर्टा। और वो वाली टाइप जिसमें असेंडिंग एओर्टा इन्वॉल्व नहीं होता वो टाइप बी है। ठीक है, तो टाइप ए में क्या है, असेंडिंग एओर्टा इन्वॉल्व होगा, और टाइप बी में क्या होगा, असेंडिंग एओर्टा इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज़ द डेबेकेस एंड द स्टैनफोर्ड क्लासिफिकेशन। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, देखें अभी हमने देखा सिनेरियो में भी कि पेशेंट को इंट्रास्कैपुलर पेन हो रही थी बहुत ज़्यादा ना, बहुत ऐसे लगता है किसी ने जो है ना नाइफ़ से जो है ना ज़ोर से मारी है पीछे कमर में, स्कैपुला के दरमियान में, इतनी शार्प टेयरिंग पेन हो रही होती है। और डिपेंड करता है कि कौन सी जो है ना वो डायसेक्शन जो है वो कहाँ तक पहुँची है। अगर उसने रीनल आर्टरी को भी इन्वॉल्व कर लिया है तो रीनल पेन और रीनल फेलियर के साथ पेशेंट आ सकता है। अगर उसने मेसेंटेरिक आर्टरी को इन्वॉल्व कर लिया है तो पेशेंट एब्डोमिनल पेन और बाउल इस्कीमिया के साथ आ सकता है। अगर उसने स्पाइनल आर्टरीज़ को इन्वॉल्व कर लिया है तो पेशेंट पैराप्लेजिया के साथ आ सकता है। अगर वो पीछे की तरफ डायसेक्शन हुई है तो उसने जो है वो उन आर्टरीज़ को इन्वॉल्व कर लिया है जो हमारी हेड एंड नेक को सप्लाई कर रही थी, लाइक सबक्लेवियन है और कैरोटिड्स हैं, उनको इन्वॉल्व कर लिया है। तो इसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रोक हो सकता है अगर वहाँ पे जो है प्रॉब्लम है। कोरोनरी वेजल्स जो हैं अगर उनको इन्वॉल्व कर लिया तो मायोकार्डियल हार्ट अटैक होगा। और अगर एओर्टिक रूट को इन्वॉल्व कर लिया तो उसकी वजह से एओर्टिक रीगर्गिटेशन होगी, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व हो रही है डायसेक्शन में। जो है उसकी बेसिस पे जो है ना क्लिनिकल फीचर्स आएंगे। अदरवाइज़ जो एक एओर्टिक एनेरिज्म की एक पेन होती है वो करैक्टरिस्टिक होती है इंट्रास्कैपुलर टियरिंग पेन। तो इसको हमने जो है वो डिस्टिंग्विश करना होता है फ्रॉम द हार्ट अटैक। जैसे कि हमने सिनेरियो में देखा था कि एक्सरे चेस्ट हम करवाएंगे तो उसमें वाइडनिंग ऑफ मेडिस्टाइनम मिल जाएगी, इकोकार्डियोग्राफी करवा लेंगे, सीटी एंजियोग्राफी इज़ इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। बाकी हम कार्डिक बायोमार्कर्स करवा लेंगे और ईसीजी करवा लेंगे, वो हमें नॉर्मल मिलेगी बिकॉज हार्ट अटैक नहीं हुआ। ट्रीटमेंट हमारा होता है कि जो टाइप ए होती है, मतलब जिसमें हमारा असेंडिंग एओर्टा इन्वॉल्व होता है, उसमें हमने जो है ना सर्जरी करनी ही करनी है। मतलब जो डेबेकेस टाइप 1 और टाइप 2 और स्टैनफोर्ड टाइप ए जिसमें असेंडिंग एओर्टा इन्वॉल्व हो रहा है उसमें हमने सर्जरी करनी ही करनी है। तो सर्जरी कैसे करेंगे, सबसे पहले चेस्ट को ओपन करेंगे, किस तरह से स्टर्नम जो होगा हमारा उसके अंदर इंसिजन देंगे। फिर हम जो है उसी तरह कार्डियो पल्मोनरी बाईपास करेंगे, जो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से करते हैं। और फिर एओर्टा को जो है ना हम आगे से पीछे से जो है क्रॉस क्लैम्प कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हार्ट का कोई भी ब्लड जो है वो आगे की तरफ आए, हम उसको थोड़ा सा बंद कर देंगे। ठीक है, तो मीडियन स्टेनोटमी इंसिजन देने के बाद हमने क्या किया, हमने जो है वो कार्डियोपल्मोनरी बाईपास किया और एओर्टा को नीचे से क्रॉस क्लैम्प करके बंद कर दिया। ठीक है, फिर ऑब्वियसली जो भी हमारा अफेक्टेड पोर्शन होगा उसको हम ग्राफ्ट से रिप्लेस कर देंगे। एज यू कैन सी हेयर उस हिस्से को रिमूव किया जहाँ पे डायसेक्शन हुई थी और उसकी जगह हमने ग्राफ्ट लगा दिया। ठीक है, तो जो है ये हमारे पास हो गया डैक्रॉन, ये डैक्रॉन ग्राफ्ट है और वो पहला वाला जो है वो हमने ग्राफ्ट यूज़ किया हुआ है। जो टाइप बी होती है ना, टाइप बी जो टाइप 3 डायसेक्शन जिसमें हमारा असेंडिंग एओर्टा इन्वॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है, सिर्फ डिस्टल जो है ना एओर्टिक आर्च वाले आगे वाला हिस्सा इन्वॉल्व हो रहा है, उस केस में हम दवाइयों से ट्रीट करते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव से। और लेकिन अगर हमारी पेन उसमें बढ़ती जा रही है और साइज़ उसका इंक्रीज़ होता जा रहा है कि अब डायसेक्शन का ख़तरा है, मतलब वो फट जा सकता है, रप्चर हो सकता है, तो उस केस में फिर हम क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं। ठीक हो गया। सो दिस इज़ एओर्टिक डायसेक्शन, ब्लड इन द वॉल ऑफ आर्टरी, ब्लड जमा हो जाता है, एक फॉल्स न्यूमन क्रिएट हो जाता है। नॉर्मल न्यूमन ये है और फॉल्स न्यूमन ये है। ठीक है, ये इसके जो है वो क्लिनिकल फीचर्स हैं कि टीयरिंग पेन होगी इंट्रास्कैपुलर रीजन में, पल्स डेफिसिट हो जाएगी, सिनकपी हो जाएगी, हाइपोटेंशन, चेस्ट एक्सरे हम करवा लेंगे और एक्यूट ऑनसेट पेन होगी। ठीक है, ये डिबेकेस क्लासिफिकेशन आपको दिखाई हुई है और स्टैनफोर्ड दोनों दिखाई हुई हैं, जो हमने बुक से देख ली, यहाँ से देखने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अ पिक्चर शोइंग यू द widened mediastinum in case of aortic dissection. This is a echocardiography showing you the aortic dissection. So type B
अगर एओर्टिक डायसेक्शन है तो अगर तो अनकॉम्प्लिकेटेड डायसेक्शन है तो उस केस में मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। और अगर कॉम्प्लिकेटेड डायसेक्शन है लाइक रप्चर, मैल परफ्यूजन, रिफ्रैक्टरी पेन जो कि मेडिसिन से ठीक नहीं हो रही, तो फिर हम जो है वो उसकी सर्जरी करेंगे, ठीक है। So diagnosis will be aortic dissection, investigations, CT scan, echocardiography is investigation of choice, ECG, chest X-ray, aortography. So complications क्या है aortic dissection की? अगर डायसेक्शन हो जाएगी तो क्या होगा, एओर्टिक रप्चर हो सकता है विच कैन रिजल्ट इन हाइपोवोलेमिक शॉक, अगर सारा ब्लड बाहर आ जाएगा। अगर वॉल्व इन्वॉल्व हो रहा है तो एओर्टिक रीगर्गिटेशन, कार्डिक टेम्पोनार्ड हो सकता है जिसमें पेरिकार्डियल कैविटी में ब्लड इकट्ठा हो जाए तो उसकी वजह से। इसके अलावा जो है मेसेंटेरिक लिम्फ रीनल इस्कीमिया हो सकता है अगर उनकी डायसेक्शन इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है। और पीछे स्ट्रोक हो सकता है अगर हेड एंड नेक की इन्वॉल्वमेंट हो जाए। इसके अलावा जो है अगर कोरोनरी वेसल्स इन्वॉल्व हो जाए तो मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो सकता है। इसके अलावा स्पाइनल आर्टरीज इन्वॉल्व हो जाएँ तो पैराप्लेजिया हो सकता है। अगर रीनल आर्टरी इन्वॉल्व हो जाए रीनल पेन और रीनल फेलियर हो सकता है। मेसेंटेरिक इन्वॉल्व हो जाए तो एब्डोमिनल पेन, बाउल इस्कीमिया हो जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द इन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दिस पैथोलॉजी। Next UQ is thoracic outlet syndrome. 25 years old female presents in outpatient department with complaints of pain and numbness in the left hand and forearm. She also develops cyanosis of the left hand fingers. On examination, radial pulse disappears when the patient takes deep breath and turns her face to right side. जब वो सांस लेता है या फिर अपना फेस राइट साइड पे करता है तो उसकी वजह से क्या होता है, करती है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसको उसकी रेडियल पल्स चली जाती है। फुलनेस इन द लेफ्ट सुपरक्लैविकुलर स्पेस, कुछ चीज़ है जो दबा रही है, ठीक है, लेफ्ट सुपरक्लैविकुलर स्पेस में, जिसकी वजह से नर्व्स और वेजल्स उनके ऊपर कंप्रेशन पड़ रही है। नर्व्स के ऊपर कंप्रेशन पड़ रही है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसको नमनेस हो रही है फोर आर्म पे और हैंड के जो वहाँ पे, और साथ साथ जब ब्लड वेसल्स कंप्रेस हो रही हैं तो उसकी वजह से रेडियल पल्स भी जा रही है और साइनोसिस भी हो रही है। सो व्हाट इज़ द डायग्नोसिस एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस डिजीज़, हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट एंड ट्रीट दिस कंडीशन। So what is thoracic outlet syndrome? It is a group of symptoms arising not only from the upper extremity but also from the chest, neck and shoulders. सिम्टम्स जो हैं वो कब प्रोड्यूस होते हैं, पोजीशनल होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अगर वो राइट साइड पे अपना फेस कर रहा है उसकी वजह से जो है उसको हो रहा है ना, तो एक खास पोजीशन में होगा, एक स्पेशल पोजीशन में, एक स्पेसिफिक पोजीशन में पेन होगी, सिम्टम्स आएंगे। इंटरमिटेंट कंप्रेशन ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस एंड सबक्लेवियन आर्टरी एंड वेन, तो किसके ऊपर कंप्रेशन हो रही थी जिसकी वजह से उसको नमनेस और आर्टरीज का मसला हो रहा था, ब्रेकियल प्लेक्सिस की कंप्रेशन और ब्रेकियल आर्टरी की कंप्रेशन, सबक्लेवियन आर्टरी और वेन की कंप्रेशन की वजह से उसको साइनोसिस हो रही थी, ठीक है। देखिए सुप्राक्लेविकुलर एरिया में ना आपको ये नज़र आ रही है, ब्रेकियल प्लेक्सिस आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, ठीक है, और ये आपको नज़र आ रही है सबक्लेवियन आर्टरी। तो यहाँ पे कोई भी मास कुछ भी पड़ा होगा उसकी वजह से ये कंप्रेस होंगे और फिर सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। तो अगर तो हमारी क्लेविकल कंप्रेस कर रही होती है हमारी वेजल्स और नर्व्स को, एज यू कैन सी हेयर, तो उस सिंड्रोम को हम कहते हैं कॉस्टोक्लेविकुलर या फिर एडेना सिंड्रोम, ठीक है। इसके अलावा अगर हमारे यहाँ पे स्क्लेनिस मसल्स पड़े होते हैं, अगर ये स्क्लेनिस मसल्स जो हैं ये कंप्रेस कर रहे हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस और सबक्लेवियन आर्टरी को, तो इसको कहते हैं स्क्लेनिस एंटिकस सिंड्रोम। और अगर हमारा पेक माइनर मसल जो है वो कंप्रेस कर रहा है वेजल्स एंड नर्व्स को, एज यू कैन सी हेयर, ठीक है, तो उसको कहते हैं हाइपर एब्डक्शन सिंड्रोम। अब इसकी जो है ना कंफर्म करने के लिए थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम को डिफरेंट हमारे पास टेस्ट होते हैं, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़े से मैं आपको दिखा दूंगी। एडसेंस टेस्ट होता है, राइट्स टेस्ट होता है, रूज टेस्ट होता है, मिलिट्री ब्रेस, पोस्टरल एंड स्कैपुलर करेक्टिव एक्सरसाइजेस,
टाइनल्स एट द सुपरक्लेविकुलर फोसा मॉर्ले टेस्ट। इसमें से कुछ टेस्ट मैं आपको दिखाऊंगी कि हम उनको डेमोस्ट्रेट करते हैं और फिर हमें पता चलता है हाँ बाकी इसके अंदर थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम है। एक हमारे पास होता है राइट्स हाइपर एबडक्शन टेस्ट। हाइपर एबडक्शन जो होती है मतलब 180 डिग्रीज तक ऊपर तक एबडक्शन करते हैं, उसकी वजह से होता है पैक माइनर जो है ना वो ब्रेकियल प्लेक्सस के ऊपर कंप्रेशन कॉज करता है, उसकी वजह से पेन होती है। तो पेशेंट जो है वो अपना हाथ नीचे कर लेता है पेन की वजह से। दिस इज़ राइट्स हाइपर एबडक्शन टेस्ट। फिर एक कॉस्टोक्लेविकुलर मैन्यूवर होता है। इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को ऐसे बिठाते हैं, उसकी रेडियल पल्स फील करते हैं, फिर उसको कहते हैं कि अपनी चेस्ट प्रोट्यूड करो और जो है इस तरह से ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे उसकी रेडियल पल्स जो है वो चेंज हो जाती है, मतलब वो फीबल हो जाएगी या जो भी होगा कंप्रेशन की वजह से ऊपर, तो सबक्लेवियन आर्टरी की कंप्रेशन की वजह से। तो दिस इज़ द पॉजिटिव डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट। तो इन्वेस्टिगेशंस में हम क्या क्या करवा सकते हैं, चेस्ट एक्सरे, सर्वाइकल स्पाइन एक्सरे, तो उस समय नज़र आ जाएगा। इसके अलावा हम अल्ट्रासाउंड कलर डॉपलर करवा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी आर्टरी वेन ख़राब हो रही है, नर्व ख़राब हो रही है, उसकी बेसिस पे। और एमआरआई सर्वाइकल माइलोग्राफी है, ठीक है। उसके बाद वास्कुलर इमेजिंग है, मतलब वेसल्स को चेक करने के लिए आर्ट्रियोग्राम और वीनोग्राम है टू चेक फॉर द एनोरिज्म एंड थ्रोम्बोसिस। नर्व कंडक्शन स्टडीज़ हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राफी है, क्योंकि 3 तरह के होते हैं। एन-टॉस होता है मतलब कि थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम नर्व्स के ऊपर कंप्रेशन की वजह से। बी-टॉस होता है जब जो हमारी वेन्स होती हैं वो कंप्रेस होती हैं, और ए-टॉस होता है मतलब जब आर्टरीज कंप्रेस होती हैं। तो चेस्ट और सर्वाइकल एक्सरे में हमें जो है वो नज़र आ जाएगा कि जो कोई कोई जो है स्पाइनस प्रोसेसेस तो नहीं आके उनके ऊपर कंप्रेशन कॉज कर रही। सो दिस इज़ द एमआर एंजियोग्राफी जो कि हम करते हैं टू चेक फॉर द कि जो सबक्लेवियन आर्टरीज़ हैं उनकी स्टेट कैसी है। इसके अलावा सीटी होता है, सीटी स्कैन, उसको भी हम देख सकते हैं। सो ट्रीटमेंट क्या होगा, सबसे पहले हम जो है वो नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट करते हैं जो सर्जरी से पहले होता है। उसमें पोस्चर इम्प्रूविंग एक्सरसाइजेस करते हैं, फिर हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं। उसको कहते हैं कि अवॉइड करें एग्रीवेटिंग एक्टिविटीज़, जिस पोजीशन में आपको पेन होती है या प्रॉब्लम होती है उस पोजीशन को ना करें यूज़। अवॉइड रिपीटेटिव अपर एक्सट्रीमिटी मैकेनिकल वर्क, ज़्यादा काम ना करें, एंड मस्कुलर ट्रॉमा को अवॉइड करना है। और एनाल्जेसिया दे देना है पेन के लिए, मसल रिलैक्सेंट्स दे देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स दे देते हैं और फिजियोथेरेपी करनी है। टेम्प्रेरी रिलीफ के लिए हम बॉचुलिनम का टॉक्सिन बोटॉक्स इंजेक्शन लगवा सकते हैं। फिर सर्जरी आ जाती है। सर्जरी में हम क्या करते हैं, फर्स्ट रिब रिसेक्शन एंड एंटीरियर स्क्लेनेक्टमी, जिसमें हम पहली रिब निकाल देते हैं और जो स्क्लेनस मसल होता है उसको भी निकाल देते हैं ताकि कंप्रेशन ना हो जाए। इसके लिए हम अप्रोच जो यूज़ करते हैं डेट इज़ ट्रांस एक्सिलरी, एक्सिला के थ्रू जा सकते हैं या सुप्रा क्लेविकुलर अप्रोच से। हम पहली रिब निकाल देंगे और स्क्लेनस मसल जो है मिडल स्क्लेनस मसल उसको निकाल देंगे। अगर आर्टीरियल टॉस है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फुल एंटीकोगुलेशन करते हैं, थ्रोम्बोलाइसिस करते हैं, सर्जिकल एम्बोलेक्टमी कर सकते हैं, और फिर हम थोरेसिक साथ साथ डीकम्प्रेशन करेंगे। जो भी चीज़ उसके ऊपर कंप्रेस करी होगी आर्टरी को, उस चीज़ को वहाँ से हटा देंगे। और अगर वेन्स का प्रॉब्लम होगा तो वीनोग्राफी करके वेन को आइडेंटिफाई करके फिर हम एंडोवास्कुलर ट्रीटमेंट करेंगे। जो नर्व्स का प्रॉब्लम होता है उसके लिए हम बस ये करते हैं कि अवॉइडेंस ऑफ एक्टिविटीज़ दैट प्रेसिपिटेट द सिम्टम्स। इसके अलावा एर्गोनॉमिक्स को अप्लाई करेंगे। सिलेक्ट मतलब कि आप ऐसी जॉब लें जो कि आपके लिए ठीक है, मतलब जिसमें आपको कंप्रेशन ज़्यादा नहीं करनी पड़ रही है, इस तरह से एक्टिविटी ज़्यादा नहीं करनी पड़ रही। और फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स यूज़ करें लाइक पेन के लिए एनसेड्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, मसल रिलैक्सेंट्स। तो एनटॉस को हम इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, जिसमें हमने उसका डायग्नोसिस देखा है, उसके डिफरेंट टाइप्स देखी हैं। आप टाइप्स बताएंगे, वो जो मैंने आपको पहली 3 बताई थी ना, जिसमें क्लैविकल, स्क्लेनस मसल और पेक्ट माइनर जो है वो कर रहा था कंप्रेशन, उसकी भी आप बता देंगे। और ये भी बता देंगे एन टॉस हो सकता है, ए टॉस हो सकता है, बी टॉस हो सकता है, ठीक है। हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेशंस भी मैंने आपको बता दिए हैं कि हम किस तरह से इन्वेस्टिगेट करते हैं, और ट्रीटमेंट भी मैंने आपको बता दिया है। अब ये जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ में से क्वेश्चन आया हुआ है कि पीट्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं जस्ट यहाँ पे यूक्यू सॉल्व करवाऊंगी। इस टॉपिक को हम वहाँ पढ़ेंगे। टायर्ड लेथार्जिक चाइल्ड विद हिस्ट्री ऑफ साइनोटिक अटैक्स, अब मतलब साइनोसिस वाली प्रॉब्लम है ना, दैट रिलीव्स ऑन स्क्वेटिंग वाज डायग्नोज एज अ केस ऑफ साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, ठीक है। तो
हमारे पास पीट्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो कंजेंटल हार्ट डिजीज़ जो होता है वो साइनोटिक हो सकता है या ए साइनोटिक हो सकता है। तो साइनोटिक में जो यहाँ पे है ना, दैट इज़ टेट्रोलॉजी ऑफ फैलो, ठीक है। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलो जो होता है ना, इट रिलीव्स ऑन स्क्वेटिंग। तो इस तरह से जो है ये है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलो। तो उन्होंने वैसे डायग्नोसिस तो नहीं आपसे पूछा, उन्होंने बस पूछा है कि नेम द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, ठीक है। तो दैट इज़ टेट्रोलॉजी ऑफ फैलो। इन्यूमरेट 4 इंट्राकार्डिक लीजन्स। इंट्राकार्डिक लीजन्स कुछ भी आप लिखते हैं कि पल्मोनरी स्टेनोसिस, इसमें अगर हम बात करें टेट्रोलॉजी में जो है 4 इंट्राकार्डिक लीजन्स वो होती हैं कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है, पल्मोनरी स्टेनोसिस होती है, ओवर राइडिंग एओर्टा होता है और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होती है। इन्वेस्टिगेशंस हमने 2 लिखनी है, एक एक्सरे पे हमें बूट शेप्ड हार्ट मिलता है इसमें, और ईसीजी पे हमें राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी मिलती है, और इकोकार्डियोग्राफी हम करवा सकते हैं, एक्सरे, ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी। अब जो ये वाले हैं ना, नेक्स्ट जो इनके थोड़े से यूक्यूज़ हैं, ये आपके जनरल सर्जरी में हमने कवर कर चुके हैं। ये टॉपिक्स हम यहाँ पे जस्ट इन यूक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, मैं डिटेल में इन टॉपिक्स के नहीं चलूँगी क्योंकि जनरल सर्जरी में हम इनको कवर कर चुके हैं। तो नेक्स्ट पार्ट से मैं आपको ये यूक्यू सॉल्व करवा देती हूँ जो कि यहाँ पे जनरल सर्जरी के हैं।